नमस्कार साथियों, आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो आज की जो थ्योरी क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन द जॉर्जियन पीरियड। कल हमने क्या था एडवर्डियन पीरियड, आज हम कवर करने जा रहे हैं जॉर्जियन पीरियड ऑफ एजेंट सेंचुरीज। अब ये जो जॉर्जियन पीरियड है इट ऑल्सो कम्स अंडर द मॉडर्न एज। सो दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड यस्टरडे। ये सब हमने कल कवर किया था किस पीरियड में, एडवर्डियन पीरियड में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जॉर्जियन पीरियड। बेटा जॉर्जियन पीरियड है स्टार्ट होता है 1910 में एंड द फुल नेम ऑफ जॉर्जियन किंग, फुल नेम था जॉर्जियन किंग का दैट इज जॉर्ज फ्रेडरिक एल्बर्ट अर्नेस्ट एल्बर्ट फिफ्थ, और शॉर्ट में इनको बुलाया जाता था जॉर्ज फिफ्थ। सो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ किंग जॉर्ज, किंग जॉर्ज का फुल नेम क्या था। तो बेटा जॉर्जियन पीरियड जो है 1910 से क्यों शुरू होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 1910 में डेथ हो जाती है किसकी, किंग एडवर्ड की, सो एडवर्डियन पीरियड एंड हो जाता है एंड वहीं से ही शुरू हो जाता है जॉर्जियन पीरियड। अब ही बिलोंग्स टू द हाउस ऑफ विंडसर। जो किंग जॉर्ज होता है वो किससे बिलोंग करता है, ही बिलोंग्स टू द हाउस ऑफ विंडसर डायनेस्टी। ठीक है, विंडसर डायनेस्टी, हाउस ऑफ विंडसर डायनेस्टी। तो ये बिलोंग करते थे हाउस ऑफ विंडसर डायनेस्टी से। इनकी डायनेस्टी का नाम था ये जॉर्ज, किंग जॉर्ज की। एंड किंग जॉर्ज फिफ्थ वाज द सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। सो जॉर्ज फिफ्थ कौन थे, he was the grandson of क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया के ग्रैंडसन थे। एंड ऑल्सो ही रूल थ्रू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इंटर वॉर। सो इन्होंने रूल किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, रूल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इंटर वॉर्स। जो इंटरनल छोटे छोटे वॉर्स चल रहे थे अलोंग विद द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सो एक बार बेटा ये जिसने भी आप बैक करके नोट्स बना सकते हैं साथ साथ, बिकॉज जॉर्जियन पीरियड के मैं पीडीएफ बाद में डालूंगी, बट साथ साथ मेरे ये नोट्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि फुल नेम क्या था जॉर्ज पंचम का, दैट इज जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट एल्बर्ट। He belongs to which house, which dynasty? He belongs to the house of Windsor dynasty. And he was the grandson of which queen? He was the grandson of Queen Victoria. He ruled during which time period? He ruled during the World War First. These all are the important questions which can come from the Georgian period. In this period, इस पीरियड में हमें और क्या मुख्य बात देखने को मिलती है, इन दिस पीरियड वी सी द राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन का रोल ज्यादा देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में, और जो रॉयल पॉलिटिक्स पार्टीज थी, जो रॉयल पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका रोल रिड्यूस हो जाता है और कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ ग्रोथ होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, सो इस पॉइंट को मैं कैसे हाईलाइट करते हुए लिखूंगी, दैट इन दिस पीरियड वी सी, in this period we see, क्या दिखा हमें इस पीरियड में, in this period we see the rise of
constitutional monarchy, the rise of constitutional monarchy, constitutional monarchy, and decline of royal politics, and growth of democratic government. ठीक है, ये सब चीजें इस टाइम पीरियड में देखने को मिली. सो इट इज ही इज ऑल्सो नोन फॉर डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डिवोशन. ये जो किंग थे वो जाने जाते थे फॉर द डिग्निटी, फॉर द डिसिप्लिन एंड फॉर द डिवोशन. ही इज known for dignity. He is known for dignity, discipline, and devotion to duty. He maintained national unity during the war time. इन्होंने क्या मेंटेन किया था? He maintained national unity during war time. नेशनल यूनिटी मेंटेन की थी इन्होंने ड्यूरिंग द वॉर टाइम. नेक्स्ट स्लाइड. अब हम क्या इंपॉर्टेंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे. द मेजर इवेंट्स क्या क्या थे? व्हाट वर द मेजर इवेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग जॉर्जियन टाइम पीरियड. सो फर्स्ट इवेंट इसका क्या क्या इवेंट्स थे? एक तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था. दैट वॉज फ्रॉम द टाइम पीरियड 1914 से 1918 के बीच में. उसके बाद क्या हुआ था? आयरिश इंडिपेंडेंस मिली थी आयरिश को. वॉज आयरिश इंडिपेंडेंस इन 1922. उसके बाद और क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे बेटा? जर्नल स्ट्राइक हुई थी 1926 में. So there was a general strike हुई थी 1926 में. And there was also Great Depression भी आया था उस समय, उस दौरान जॉर्जियन पीरियड में. So there was Great Depression, that is economic challenges worldwide. So there was Great Depression in the country. Great Depression, ठीक है, that is economic challenges worldwide. वर्ल्डवाइड क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ था इसलिए ग्रेट डिप्रेशन आ गया था उस टाइम पीरियड पे, और काफी सारे इकोनॉमी को हार्म हुआ था. तो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब पे ही. अब बात करते हैं क्या कहते हैं और क्या इवेंट से. जॉर्जियन पोएट्री जो थी वो रिएक्शन थी अगेंस्ट द विक्टोरियन ऑर्नेट. यानी कि जो जॉर्जियन पोएट्री थी वो विक्टोरियन जो पोएट्री थी, ऑर्नेटेड पोएट्री, सजी धजी हुई विक्टोरियन पोएट्री के अगेंस्ट एक रिएक्शन का काम कर रही थी. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट? क्या लिखेंगे? that Georgian poetry is a reaction against Victorian ornate and moralistic poetry. So Georgian poetry is a reaction against Victorian
Victorian ornate poetry and moralistic poetry. Now it preceded full modern experimentation. अब इसने जो है प्रिसीड किया, मतलब इसने भी फॉलो किया आगे क्या, मॉडर्न एज का जो एक्सपेरिमेंटेशन था, जो इन्होंने उस प्रथा को आगे बढ़ाया. एक्सपेरिमेंटेशन इस एज में भी कंटिन्यू रहा. सो इट प्रिसीडेड फुल मॉडर्न एक्सपेरिमेंटेशन. इट प्रिसीडेड full modern experimentation. During this time there was focus. जो लिटरेचर थी उसका किस पे फोकस हो गया था? लिटरेचर was focused on, लिटरेचर का किस पे फोकस था? It was focused upon rural लाइफ, दैट इज कंट्री साइड लाइफ. ठीक है, रूरल लाइफ पे फोकस हो गया था एंड नेचर पे फोकस्ड हो गया था. देन सिंबोलिज्म एंड देयर वाज जो पोएट्री थी दैट वाज रिटन इन द लिरिकल एंड म्यूजिकल फॉर्म. जो पोएट्री थी वो लिरिक, म्यूजिक, गाने बजाने की फॉर्म में लिखी जा रही थी. सो ये तो थीम्स थे, रूरल लाइफ, नेचर, सिंबोलिज्म. एंड जो पोएट्री का स्टाइल था दैट वाज लिरिकल एंड simple, lyrical, simple and musical style. Lyrical, simple and musical style. So this was going in literature कि क्या क्या themes लिए जा रहे थे लिटरेचर से रिलेटेड और किस तरीके की लिरिकल, म्यूजिकल एंड सिंपल स्टाइल में पोएट्री को लिखा जा रहा था. देन द पोएट्री वाज फोकस्ड. जो पोएट्री थी इट वाज वॉरलाइक पोएट्री, वॉर पोएट्री लिखी जा रही थी. एंड वॉर पोएट्स वर फेमस ड्यूरिंग दिस पीरियड. वॉर पोएट्री बहुत फेमस हुई इस पीरियड में और वॉर पोएट्स बहुत फेमस हुए. अब जो वॉर पोएट्री थी उसके क्या थीम्स रहे होंगे? वॉर पोएट्री के बेटा थीम्स थे बेसिकली इट वाज लाइक, जैसे वॉर में क्या क्या थीम्स होते हैं जनरली, जैसे कि पेट्रोइटिज्म का थीम था एक वो. ठीक है, पेट्रोइटिज्म यानी कि जहां जिस कंट्री को हानि हो रही थी तो लोगों में क्या जग रही थी? देश के लिए भावना, नेशनल प्राइड की फीलिंग आ रही थी. सो पेट्रोइटिज्म थीम थी. डिस्ट्रक्शन थीम थी. डिस्ट्रक्शन वाज आल्सो वन ऑफ द थीम फॉर पोएट्री. सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉर्जियन पोएट्री. ये सब हमने पढ़ा आज किसके बारे में? जॉर्जियन पोएट्री के बारे में. दिस इज फॉर द जॉर्जियन पोएट्री. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन कौन से वॉर पोएट्स इस समय पे उभर कर आए. वी विल देयर वर वॉर लाइक पोएट्स. उसमें से पहला नाम था रूपर्ट ब्रूक का. जो रूपर्ट ब्रूक थे उस समय वॉर की स्थिति थी तो इसलिए वो लिख रहे थे पेट्रोइटिक थीम पे, पेट्रोइटिक थीम्स पे एंड आइडियलिस्टिक पोएट्री पे, एंड आइडियलिस्टिक पोएट्री पे.
एंड नेक्स्ट पोएट कौन थे? विल्फ्राइड ओवन. सो विल ओवन. ही वॉज राइटिंग ऑन विच टॉपिक? वो किस टॉपिक पे लिख रहे थे? रियलिस्टिक एंटी वॉर पे. ही वॉज राइटिंग ऑन रियलिस्टिक एंड एंटी वॉर टॉपिक्स. बिकॉज वॉर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी दैट एवरी वन वॉन्ट्स अ सिचुएशन फॉर एंटी वॉर. तो इसलिए ही वॉज राइटिंग फॉर एंटी वॉर सिचुएशंस. नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट वॉज Siegfried Sassoon. Next poet was Siegfried Sassoon. So Siegfried जो Sassoon थे, he was writing anti-war and bitter realism. एंटी-वॉर पे लिख रहे थे एंड बिटर रियलिज्म पे. जो कड़वी सच्चाई चल रही थी उस समय वर्ल्ड वॉर के दौरान, दैट इज मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड मैसिव लॉस ऑफ लाइफ्स, उस पे लिख रहे थे वो. देन नेक्स्ट वॉज एडवर्ड थॉमस. Edward Thomas was writing on the topics of pastoral and reflective poetry. And the last one important poet was war poet, that is Isaac Rosenberg. And he was writing on the topic of French trench and symbolic poetry. Trench means soldier like poetry. सोल्जर्स के लिए जो पोइट्री लिखी जाती है उसको कहते हैं ट्रेंच पोइट्री. सो ही वॉज राइटिंग फॉर ट्रेंच एंड सिम्बॉलिक पोइट्री. सो this is all for today. You can join me on A1 English 360 degree. You can download my app, purchase my course and stay connected with me.